ठीक है, तो न्यूनेटल डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है नवजात शिशु कामला। इसमें से भी ना जो मॉडर्न वाला है न्यूनेटल जॉन्डिस वो ज्यादा डिटेल में आयुर्वेद के हिसाब से न्यूनेटल जॉन्डिस ज्यादा दिया नहीं हुआ है। ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से दिया हुआ है, वो हम देखेंगे अभी। चलो इसे फटाफट कर लेते हैं। कामला रोग क्या होता है? कामला माने जॉन्डिस होता है। तो कामला एक प्रकार का पित्तज विकार है और निदान भी वही होंगे कि पित्त दोष को बढ़ाने वाले। ठीक है, तो पित्त दोष से जो दूषित दुग्ध है, ठीक है, इस तरीके का दुग्ध का बच्चा जब पान करेगा तो उसको क्या होगा? स्वेद होगा, अतिसार होगा, तृष्णा हो जाएगी बच्चे को। सर्व दैहिक उष्णता से युक्त जो है कामला रोग, पूरे शरीर में दाह युक्त उष्णता से कामला रोग उत्पन्न होगा। तो जब भी यह कामला क्या है? एक पित्तज विकार है। तो बच्चा जब पित्त के कारण दूषित दुग्ध पीता है तो उसको क्या हो जाता है? स्वेद होता है, अतिसार होता है, तृष्णा होता है, पूरे शरीर में दाह होती है, उष्णता होती है और उसके फलस्वरूप जो है एक कामला नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। पांडु एंड कामला रोग क्या होता है? आचार्य काश्यप ने कामला के लक्षणों का वर्णन वेदना अध्याय में किया है। क्या बताया उसके लक्षण उन्होंने? कि कामला में नेत्र, मुख, मल, ठीक है, मूत्र, ये सब जो है पीले वर्ण का हो जाता है। काम पांडु इज एनीमिया। ठीक है, पांडु और कामला दोनों में ही रोगी का जो है उत्साह नष्ट हो जाता है। ठीक है, शून्य हो जाता है। बेसिकली उत्साह माने कि कोई भी कार्य करने की क्षमता नहीं रहती, जठराग्नि नष्ट हो जाती है और रुधिर के प्रति आकांक्षा रखती है। ठीक है, माने कि व्यक्ति को अ, रुधिर के प्रति आकांक्षा रखने का मतलब है कि रुधिर माने रक्त। ठीक है, तो मतलब जैसे रक्त चाहिए उसको, इस तरीके की आकांक्षा उसको होगी खाने की। ठीक है, और ये पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने बोला, बट ऐसे ही लक्षण दिए हुए हैं तो वो ध्यान ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, रक्त की आकांक्षा होती है। देन अब हम बात करेंगे नियोनेटल जॉन्डिस की। तो नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है? इट इज अ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल इन द बॉडी। ठीक है, देखो, जॉन्डिस साधारण भाषा में बोले तो क्या होता है? बिलीरुबिन का कंटेंट जब शरीर में बढ़ जाता है। ठीक है, और बिलीरुबिन क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स होता है, एक तरीके का बाइल पिगमेंट। और ये बनता किससे? हीमोग्लोबिन के टूटने से। ठीक है, बिलीरुबिन बनता है हीमोग्लोबिन के टूटने से। तो जब भी शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या है? स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब का येलोइश कलर होगा। ठीक है, और एक मिनट। स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन सब कुछ येलो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सीरम बिलीरुबिन। शरीर में बिलीरुबिन के कंटेंट की अधिक मात्रा में बढ़ जाने के कारण। और बिलीरुबिन बनता किससे? मैंने बताया हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलीरुबिन बनता है। 60% टर्म, 80% प्री टर्म बेबीज डेवलप जॉन्डिस फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में ही, जिसमें से जो है ये सब क्या होता है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। और कुछ बच्चे होते हैं जिनमें 5% बच्चे ऐसे हैं जिनको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या है। नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनीमिया। हाइपर माने ज्यादा, बिलीरुबिन, ईमिया मैंने बताया था इन ब्लड। तो जब ब्लड में ज्यादा बिलीरुबिन हो, दैट इज हाइपर बिलीरुबिनीमिया। तो नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनीमिया इज यूजुअली मल्टीफैक्टोरियल इन ओरिजिन। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज जो है इसका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के रूप में ये पाया जाता है। और देखो, about half of the all newborns become visibly icteric because of the following physiological causes। ठीक है, मतलब मैक्सिमम बच्चों में, आधे जो बच्चे पैदा हुए ना उनमें से आधे लोग बच्चों में क्या है? हमको नियोनेटल जॉन्डिस देखने के लिए मिलता है। और वो फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस है, ऐसा कोई खतरनाक पैथोलॉजी नहीं है, वो खुद से ही ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो वो क्यों हुआ है? ठीक है, तो बच्चों में क्यों हो जाता है ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस? तो इसके संदर्भ में बताया हुआ है कि सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द ब्रेकडाउन और आरबीसी बिकॉज ऑफ हाई हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन एट बर्थ। ठीक है,
तो क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट हाई होता है बहुत, ठीक है? तो हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से क्या है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लगता है। तो इसी ब्रेकडाउन के चलते जब आरबीसी ब्रेकडाउन होगा तो बच्चे का हीमोग्लोबिन भी ऑब्वियसली टूटेगा ही, उसके अंदर मौजूद है तो बिलीरुबिन बनेगा। तो पहला कारण तो यही है कि बर्थ के टाइम पे क्या है कि हाई हीमोग्लोबिन रहता है बच्चे का एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो चीज़ फिर जो है टूटती है खुद ही, जो ज़्यादा है, फालतू है, वो बॉडी बॉडी खुद डिस्ट्रॉय करेगी। तो बच्चे में भी जो ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, बॉडी बॉडी जो है खुद डिस्ट्रॉय करती है उसको, ठीक है? इसीलिए वो चीज़ टूटती है। और क्या कारण होता है? दूसरा कारण ये माना जाता है शॉर्टर लाइफ, जो बच्चे का आरबीसी होता है, हमारा आरबीसी 120 दिन का होता है। बच्चे का आरबीसी का जो लाइफ है वो 60 दिन होता है, तो ऑब्वियसली जल्दी टूटेगा। कुछ समय तो बच्चा पेट में भी रहा है ना, तो अब वो टूटेगा ही ऑब्वियसली, तो इस कारण से भी। और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, बिलीरुबिन इज लेस इफेक्टिव इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ, ठीक है? मतलब लिवर भी छोटा जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसका लिवर भी इतना एफिशिएंटली नहीं काम करेगा कि इस बिलीरुबिन को फटाफट एक्सक्रीट आउट करा दे, ठीक है? ये जो बिलीरुबिन बनता है ना, ये ऐसा थोड़ी है कि आपके और मेरे आरबीसी हमेशा अमर रह रहे हैं। आपके और मेरे आरबीसी भी टूट रहे हैं 120 दिन में, लेकिन आपको और मुझे जॉन्डिस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो बिलीरुबिन हमारी बॉडी में बन रहा है ना, हमारा लिवर जो है, एक तो ये नॉर्मल अमाउंट में बन रहा है और जितना भी बन रहा है हमारा लिवर जो है सक्षम है उस चीज़ को हमारे स्टूल्स में, हमारे यूरिन में एक्सक्रीट आउट कराने में। लेकिन ये बच्चे का जो लिवर होता है ना, अभी इतना सक्षम नहीं होता कि इसको एक्सक्रीट आउट करा सके, ठीक है? इतनी क्षमता नहीं होती उसके लिवर में, इसी चक्कर में जो है बिलीरुबिन उस बच्चे में दिखाई देता है। तो ये कुछ इसके कारण हैं। और और भी कुछ जैसे कॉजेज़ बताए हैं, ठीक है? और क्या कारण हो सकते हैं कि जैसे अगर कोई डे 1 पे बच्चा है, ठीक है? डे 1 का बच्चा है, पैदा होने के बाद पहले दिन, अगर उसको जॉन्डिस हो गया, तो इसके कारण माने जा सकते हैं, बच्चे को कोई इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हो रखा था, ठीक है? टॉर्च का इन्फेक्शन, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे, और इसके अलावा क्या हो सकता है, बच्चे को आरबीओ आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी, ठीक है? वो आरएच फैक्टर वाली बात होती है ना कि मदर का पॉजिटिव है, बच्चे का नेगेटिव है, तो सॉरी, बच्चे का पॉजिटिव होता है, मदर का नेगेटिव होता है, तो एंटीबॉडीज बनने लगती हैं माता की बॉडी में ही बच्चे के अगेंस्ट, तो जिसके कारण क्या है, बच्चे का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, बच्चे के आरबीसी का। वही वाली पॉइंट है ये एक तो, ठीक है? और दूसरा जो टॉर्च इन्फेक्शन की बात है ना, तो टॉर्च इन्फेक्शन में ये बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। जैसे आप चाहे तो लिख लो, टॉर्च की फुल फॉर्म लिख लो, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्म, ठीक है? टॉक्सोप्लाज्म, ओ फॉर अदर, आर फॉर रूबेला, सी फॉर साइटोमेगालोवायरस, एच फॉर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है? तो टी फॉर टॉक्सोप्लाज्म, ओ फॉर अदर्स, आर फॉर रूबेला, सी फॉर साइटोमेगालोवायरस, एच फॉर हर्पीस, ठीक है? तो इनका, इनमें से कोई ऑर्गेनिज्म का अगर इन्फेक्शन हो गया बच्चे को, तब उसको फर्स्ट डे ऑफ लाइफ में हो जाएगा जॉन्डिस, ठीक है? और इसी तरीके से फिर डे 2 के लिए बताया क्या-क्या कारण है। डे 3 और 4 में बच्चे को हुआ है तो ये कारण, ठीक है? बट दीज़ आर नॉट इम्पोर्टेंट ऐसे। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट देखते हैं, रुको। ये आपको नहीं करना है, इतना ही पॉइंट ध्यान रखिए, ठीक है? कॉजेज़ ऑन द बेस्ड, ये आप हर डे के हिसाब से इसको याद नहीं कर पाएँगे, तो आप इसे नहीं याद करो। अब मेन बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरबिलीरुबिनीमिया, ठीक है? 2 प्रकार का होता है। अगेन कि तो कॉन्जुगेटेड, हाँ, ये वाला नहीं करना है आपने। आपने करना है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस मेनली, ये उसका टेबल और Kramer staging of extent of jaundice। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि 3 मेन कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया। पैथोलॉजिकल तो कुछ भी हो सकता है, किसी का भी इन्फेक्शन हो गया, टॉर्च इन्फेक्शन ही हो गया, बच्चे को एस्फेक्सिया हो गया, बच्चे को एसिडोसिस हो गया, ठीक है? फैमिली हिस्ट्री है बच्चे की, ठीक है? और सेप्टिसीमिया, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, ठीक है? पूरी बॉडी में सिफिलिस हो गया बच्चे को, ब्रेस्ट मिल्क से जॉन्डिस हो गया।
पैथोलॉजिकल में तो कुछ भी आ जाएगा, लेकिन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने के ये 3 कारण थे, वो हमने देखे। तो अब इसमें क्या बताया हुआ है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है कि ये जो जॉन्डिस है, मोस्ट नियोनेट्स डेवलप द विजिबल जॉन्डिस ड्यू टू एलिवेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कंसंट्रेशन ड्यू। आप ना ये अभी कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड ये वाला पॉइंट रहन दीजिए, इसको नहीं ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। आपने मेन ध्यान रखना है कि मोस्ट नियोनेट्स डेवलप विजिबल जॉन्डिस ड्यू टू इन एलिवेशन ऑफ बिलीरुबिन कंसंट्रेशन। हमें पता ही बिलीरुबिन बढ़ेगा तभी उसको जो है जॉन्डिस हो जाएगा। और जो सब और ये जो जॉन्डिस होता है ना बच्चों को, उसमें से जो कॉमन टाइप ऑफ जॉन्डिस होता है बच्चे को, वो होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। और पैटर्न ऑफ हाइपरबिलीरुबिनीमिया ये नहीं ध्यान रखिए, क्राइटेरिया, ठीक है। क्लासिक मतलब साइन सिम्टम्स की बात करें क्या इसमें हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में देखेंगे तो बच्चे को पैदा होते ही 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे बच्चे को, 24 आवर्स के अंदर अंदर बच्चे को जॉन्डिस दिख जाएगा। इस तरीके का अगर जॉन्डिस है तो दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसके अलावा टोटल बिलीरुबिन जो बच्चे का हम नापेंगे ना, जब हम बच्चे का एलएफटी करवाएंगे तो उसमें लेस देन 5 mg/dl बच्चे का रहेगा। बढ़ा हुआ तो रहता है बिलीरुबिन, लेकिन 5 mg/dl से ज्यादा नहीं रहता। इसके अलावा एक मिनट, आप ना ये थोड़ा सा लिख लो एक जगह कहीं पे कि नॉर्मल बिलीरुबिन का लेवल क्या रहता है। तो नॉर्मल जो है वो टोटल बिलीरुबिन, जैसे यहाँ बोला है ना 5 से ज्यादा नहीं होता, तो वो जो है 1.21 mg के आसपास होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लो। 1 mg के आसपास, थोड़ा 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। 1 mg जो है नॉर्मल लेवल है बिलीरुबिन का, लेकिन यहाँ पे क्या है, बढ़ा हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा है, 5 mg तक पहुंच गया है। और इसके अलावा जो है ये जो है वो क्या है, खुद से ही बच्चा पैदा हुआ है उसके फर्स्ट वीक में, बच्चे की बर्थ के फर्स्ट वीक में ही चला जाता है। और अगर प्री टर्म बेबीज को हुआ है ना इस तरीके का जॉन्डिस तो वो 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। और टर्म बेबी को अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है तो वो खुद से ही ठीक हो जाता है इन 1 वीक, ठीक है। इसके अलावा पीक बिलीरुबिन अकर्स एट 3 to 5 डेज, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल की बात करते हैं तो पैथोलॉजिकल किसके वजह से होता है, तो नियोनेटल जॉन्डिस नॉट कंफर्म टू द टाइम और सीरम बिलिरुबिन लेवल इस टर्म्ड एज पैथोलॉजिकल, ठीक है। जैसे ना फिजियोलॉजिकल है ना, उसको आप कब बोलेंगे कि बच्चे को, जैसे बच्चे को जॉन्डिस हुआ तो आप कैसे बताएंगे कि ये फिजियोलॉजिकल है कि पैथोलॉजिकल है। तो आपने दो मेन चीजें देखनी है कि बच्चे के अगर पैदा होने के विद इन 24 आवर्स बच्चे को जॉन्डिस हो गया तब तो वो फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। 24 घंटे के बाद हो रहा है, जैसे बच्चा पैदा हो गया, अब पैदा होने के सेकंड या थर्ड डे हुआ है उसको जॉन्डिस, फर्स्ट डे कुछ नहीं हुआ, सेकंड थर्ड डे हुआ है, दैट मीन्स कि बच्चे को क्या है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे बताया ना कि फिजियोलॉजिकल वाले में क्या बिलीरुबिन बढ़ेगा लेकिन 5 mg से ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये जो पैथोलॉजिकल वाला होता है ना उसमें भी बिलीरुबिन जो है 5 mg से ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे 5 mg से कम है, नॉर्मल होना चाहिए एक, बढ़ रहा है 5 के आसपास पहुंच रहा है, 5 से ऊपर नहीं जा रहा है, दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। लेकिन अगर 5 से ऊपर है बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन दैट इज पैथोलॉजिकल, वो इसमें बताया है। इसके क्या कारण होते हैं, क्यों बच्चे को पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, तो इमेच्योरिटी है, ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबिलिटी है, जैसे वही आरएच फैक्टर वाली बात। इसके अलावा बच्चे को क्या है, कोई इंट्रा यूट्राइन या फिर पैदा होने के बाद कोई इन्फेक्शन लग गया या यूट्रस में कोई इन्फेक्शन लगा पड़ा था बच्चे को, ठीक है। और G6PD डेफिशिएंसी, इससे ना एक जेनेटिक टाइप ऑफ जॉन्डिस उत्पन्न होता है इससे, ठीक है, इससे ना एक जेनेटिक जॉन्डिस होता है, बस ये ध्यान रख लेना। अब ये जो फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है ना, इसमें क्या अंतर है, तो फिजियोलॉजिकल में जनरल कंडीशन बच्चे की हेल्दी रहेगी, इसमें बच्चे को सिक रहेगा बच्चा, ठीक है। और बच्चा सिक रहेगा तो बच्चे में बस ये ध्यान रखो, सेप्टिस सेप्सिस वेप्सिस नहीं, ध्यान रखो सिक रहेगा।
ऑनसेट मैंने बताया 24 घंटे के भीतर ही हो जाएगा। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ विदिन 24 आवर्स बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। इसमें सेकंड या थर्ड डे 24 घंटे के बाद बच्चे को जॉन्डिस होगा। सीरम बिलीरुबिन की बात करें तो इसमें ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेस देन 5 रहेगा। इसमें जो है 5 से ज्यादा रहेगा, यानी करीबन 10 mg के आसपास रहेगा। और पीक की आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर एक प्रकार का जॉन्डिस होता है जिसका नाम होता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस जो है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नियोनेट्स हैव अ टेंडेंसी टू डेवलप हायर सीरम बिलीरुबिन लेवल ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ, ठीक है। द कॉज मे बी इनसफिशिएंट लैक्टेशन लीडिंग टू इनएडिक्वेट फीडिंग, डिहाइड्रेशन, हीमोकंसंट्रेशन एंड इट नीड्स नो इंटरवेंशन, ठीक है। कई बार जो है बच्चा प्रॉपरली मतलब फीड ना भी करे तो भी क्या है, बच्चे अब वो पानी तो नहीं पीता ना आपके और मेरी तरह, वो सिर्फ मिल्क पीता है। पानी भी उससे, पानी का काम भी उससे ही होना है, खाने का काम भी उसका ब्रेस्ट मिल्क से ही होना है। तो बच्चा अगर दूध नहीं पिएगा सही से तो क्या है, उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहेंगे। तो डिहाइड्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा ना, ब्लड में, खून में क्या है, पानी का कम हो गया अमाउंट, तो वो गाढ़ा हो जाएगा खून। तो गाढ़ा हो जाने की वजह से क्या है कि थोड़ा ब्रेक डाउन भी होने लगता है, शरीर को ऐसा लगता है। बॉडी ये नहीं जज कर पाती कि ब्लड डार्क हो गया, वो ये सोचती है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन हो गया, डेंस बहुत आरबीसी हो गया, पानी का कंटेंट कम हुआ है, ये नहीं समझती। तो वो क्या करती है, आरबीसी को तोड़ना चालू कर देती है बॉडी। तो इसी चक्कर में हीमो कंसंट्रेशन होने से इन बच्चों में, जो कि बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन हुआ है, और वो उसका मेन कारण क्या था, लेस ब्रेस्ट फीड कर रहा है बच्चा, ठीक है। तो ये फिर बच्चे को जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, और ये भी, इसमें कोई खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, खुद से ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क, यही वाला ध्यान रखेंगे बस। अब ना एक इम्पॉर्टेंट है ये, क्रैमर स्टेजिंग फॉर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ जॉन्डिस, ठीक है। तो अगर बच्चे के फेस और नेक, ये ना जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ये ना कितना कितना है, जोन 1 है ये पूरा, ठीक है। फिर पूरा एक्चुअली फेस एंड नेक कंप्लीट होता है जोन 1। जोन 2 में अपर ट्रंक ये पूरा पिंक सा, ठीक है। जोन 3 इज दिस, यहाँ तक जहां तक निशान बना हुआ है। जोन 4 इज दिस, पूरा यहाँ तक इतना, ठीक है। जोन 5 इज दिस, हाथ उसके दोनों हाथ। और जोन 4 यहाँ पे भी है, ठीक है, ये पैरों में भी है ना उसके जोन 4, ये भी जोन 4 ही है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये बच्चे के जोन्स कहलाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस जोन हम अंदाजा लगा लेते हैं कि बच्चे का कितना बिलिरुबिन कंटेंट होगा। अगर बच्चे का फेस और नेक पूरा पीला पड़ा हुआ है, ठीक है, जोन 1 जो है पूरा ब्लैक है, बच्चे का जोन 1 ब्लैक है, तो हम समझ लेंगे बच्चे का जो है बिलिरुबिन करीबन 4 से 6 हो रखा होगा। बच्चे का अपर ट्रंक है पूरा येलो, तो हम समझेंगे बच्चे का हीमोग्लोबिन 6 से 8 है। लोअर ट्रंक एंड थाइज में है बच्चे के, ठीक है। जोन 3 वाले एरिया में अगर बच्चा पीला पड़ा हुआ है, बाकी नहीं है, तो हम समझेंगे 8 से 12। बच्चे के आर्म्स एंड लोअर लेग्स में, ठीक है, बच्चे के आर्म्स में, लोअर लेग्स में है अगर, तो हम समझेंगे 12 से 14 mg है अभी इसका सीरम बिलीरुबिन, ऐसा। और अगर बच्चे के पाम एंड सोल्स में आ गया तब तो हम समझेंगे वेरी वेरी हाई, मोर देन 15 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रैमर स्टेजिंग आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो बच्चे का आप टोटल बिलीरुबिन निकलवा लीजिए, ठीक है। और मदर और बेबी का जो है ब्लड ग्रुपिंग करवा लो, ताकि ये जो RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला पॉइंट है वो चीज रूल आउट हो जाए। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कराएंगे। पेरिफेरल स्मेयर माने कि ब्लड को स्लाइड में फैला के ब्लड के सेल्स की स्टडी करना। इसके अलावा बस इतना ही हो गया। बेसिक CBC करवा देंगे, ठीक है, यूरिन एनालिसिस, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा देंगे, जेनेटिक स्टडी करा देंगे। क्यों, क्रिगलर नाजा एंड गिलबर्ट, ये ना 2 प्रकार के जेनेटिक वो हैं जॉन्डिस, जो बच्चे में हो सकते हैं। तो ये तो नहीं हो गए, इनका पता लगाने के लिए हम जेनेटिक स्टडीज भी करा देंगे, और बेसिक CBC आप जरूर कराएंगे बच्चे में, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए इन्वेस्टिगेशन के। देन प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो हमें क्या करना है, मेजर देखो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना बच्चे का फोटोथेरेपी, ठीक है? लाइट से जो है बच्चे का इसमें क्या कराना है, फोटोथेरेपी करते हैं, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ सकती है, ड्रग्स दे देंगे, ड्रग्स में क्या देंगे, बारबिट्यूरेट जैसे फिनोबार्बिट्यून्स, ठीक है? इसके अलावा ये नहीं दो मेटलो नहीं, डिक्रीज बिलीरुबिन फॉर्मेशन बाय इनहिबिटिंग हीमो ऑक्सीजनेज, ये भी आपको पूरे स्टेप्स नहीं पता है ना, तो इसलिए चलो छोड़ो। ड्रग्स में केवल बारबिट्यूरेट्स ही आप ध्यान रखेंगे, फिनोबार्बिटोन, ठीक है? बस इतना। एंड फोटोथेरेपी के बारे में आप थोड़ा देर, हाँ, और एक ना ये फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग एंड मिल्क फीडिंग भी ध्यान रखो, क्योंकि हमने देखा था ना अगर हीमो कंसेंट्रेशन होगा तो बच्चे का जॉन्डिस होने का चांस रहेगा, तो ये पॉइंट 4 बस ध्यान रखेंगे। फोटोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और क्या है, ड्रग लेंगे फिनोबार्बिटोन, और चौथा दे देंगे ब्रेस्ट फीडिंग करा देंगे बच्चे को, ठीक है? और देखो फोटोथेरेपी में क्या होता है मेनली, फोटोथेरेपी इतना सब करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखो, ये ना इसमें क्या होता है फोटोथेरेपी में, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को आइसोमर्स ऑफ बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देती है। देखो आप बस ये समझ लो, एक टाइप का बिलीरुबिन है टाइप ए बिलीरुबिन, और दूसरा है टाइप बी, ठीक है? तो ये फोटोथेरेपी की सहायता से क्या होता है, ये जो ए वाला है ना ये गंदा बिलीरुबिन है, ये बॉडी एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही, तो जब हम इस ए को बी में परिवर्तित कर देंगे, बी में चेंज कर देंगे, तो ये अच्छा बिलीरुबिन बन जाएगा, इसको बॉडी इजीली धक्का मार के निकाल देगी। अगर आपके घर में ताकतवर चोर घुस जाए तो आप उसको भगा नहीं पाओगे, लेकिन अगर एक कोई कमजोर सा मरियल सा चोर घुस जाए तो आप उसे ऑब्वियसली धक्का मार के निकाल दोगे, वही हाल यहाँ बिलीरुबिन का है। तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ना वो ये ए है, ये गंदा बिलीरुबिन है, ठीक है? तो ये क्या है, बहुत तगड़ा वाला है, आप इसे नहीं धक्का मार के फेंक पा रहे हो। तो इस फोटोथेरेपी की सहायता से क्या हुआ, इसने मार पीट के उसको एकदम कमजोर दुबला पतला कर दिया और वो बन गया बी, और इसको तो धक्का मार के शरीर हमारा बॉडी आराम से बाहर फेंक देता है, तो ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बिलीरुबिन जैसे ही एक्सक्रीट आउट होगा तो ऑटोमेटिकली जो येलोइश डिस्कलरेशन है वो सारे पॉइंट जो है हट जाएंगे, वो सब नहीं मिलेगा। तो वही लिखा है फोटोथेरेपी की क्या करता है, फोटोथेरेपी कन्वर्ट्स अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इनटू आइसोमर्स ऑफ बिलीरुबिन, जो कि क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और बाईपासेस द कॉन्जुगेशन सिस्टम ऑफ लिवर। आप इतना मत ध्यान रखो कि दी, बस ये ध्यान रखेंगे, एक मिनट, ठीक है? आप क्या करना है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आइसोमर्स ऑफ बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कि क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल होते हैं तो एक्सक्रीटेड आउट थ्रू, ये ध्यान रखना, गेट एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन एंड बाइल, ठीक है? बस इतना ध्यान रखेंगे और नहीं कुछ रखना है याद। सो दिस वाज ऑल अबाउट नियोनेटल जॉन्डिस। मैं फोटोथेरेपी एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से जो है बच्चे को रखा जाता है फोटोथेरेपी में, जब भी बच्चे को नियोनेटल जॉन्डिस होता है, और इससे क्या है, पूरे शरीर का जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ना वो कॉन्जुगेटेड में मतलब आइसोमर्स ऑफ बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इजीली शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बच्चों को फोटोथेरेपी दिया जाता है। Okay. Then नेक्स्ट इज नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है? छोटे बच्चे का कंजक्टिवाइटिस है, हम फटाफट पढ़ते हैं। देखो जैसे आपको और मुझे बड़े लोगों को भी कंजक्टिवाइटिस होता है, लेकिन अगर बच्चे को हो जाएगा ना नियोनेट को, तो वो अंधा हो जाएगा, लाइक बच्चा अंधा होने के चांस बहुत हाई रहते हैं। आपको और मुझे होगा कंजक्टिवाइटिस, हो सकता है हम भी ब्लाइंड हो जाएं, बट दैट इज अ वेरी रेयर, ठीक है? मतलब उतना कॉमनली नहीं होगा, बहुत रेयर चीज है वो, कि बहुत ही इग्नोर कर दिया, हद इग्नोर कर दिया, 5-6 बार कंजक्टिवाइटिस हो गया उसके बाद, ठीक है? लेकिन बच्चे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बच्चे को अगर होगा तो अगर उसका हम तुरंत से तुरंत ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बच्चे का जो है, बच्चा ब्लाइंड होने के बहुत चांसेस इसमें रहते हैं, ठीक है? तो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस इसीलिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि छोटे बच्चों का इसमें विजन लॉस हो जाता है। तो आपने देखना है कि कंजक्टिवाइटिस जो है कैसे मैनिफेस्ट करता है। कंजक्टिवाइटिस में बेसिकली क्या होता है, आंखों से पुरुलेंट डिस्चार्ज निकलता है,
और इन्फ्लेमेशन होते हैं और तो कुछ नहीं होता। वही है, इसमें वही बोला है कंजक्टिवाइटिस जो है एक कॉमन इन्फेक्शन है किसका? ऑक्यूलर सरफेस, ऑक्यूलर मीन्स आई, ठीक है? आई का है बच्चों में, तो कंजक्टिवाइटिस क्या है? एक कॉमन इन्फेक्शन है ऑफ द ऑक्यूलर सरफेस। ये किससे? बैक्टीरिया से, वायरस से, क्लेमाइडिया से, किसी से भी ये हो सकता है। और कंजक्टिवाइटिस को क्या है? शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम स्टिकी आई एंड ब्लॉक्ड नेजोलैक्राइमल डक्ट, ठीक है? इससे हमें इसे रूल आउट करना है। नेजोलैक्राइमल डक्ट क्या होता है? ये देखिए, ये ना हमारे लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं, लगातार आँसू बनते रहते हैं और आँसू ना इन्हीं एरो के थ्रू देखो ये पूरा बना हुआ है ना, सुपीरियर लैक्राइमल कैनाल, लैक्राइमल सैक, लैक्राइमल पंक्टम, इस तरीके से सारा जो है हमारा ड्रेन आउट होता रहता है। लगातार आँसू बनते रहते हैं इधर लैक्राइमल ग्लैंड से, लेकिन हम चौबीसों घंटे थोड़ी रोते रहते हैं, हमारे चौबीसों घंटे तो नहीं निकलते आँखों से पानी, ठीक है? तो वो पानी कहाँ जाता है? वो ना इसके ही थ्रू ड्रेन आउट होता रहता है, ठीक है? इसके थ्रू जो है बाहर निकलता रहता है इस सिस्टम के थ्रू। दिस इज कॉल्ड नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम। ये देखिए इस तरीके से होता है ये नेज़ोलैक्राइमल सिस्टम, ठीक है? आप ना देखेंगे अपनी आँखों के ऊपर जहाँ पे ये बना हुआ है इस तरीके से छोटे-छोटे 2 छेद होंगे। तो आपका जो लैक्राइमल ग्लैंड है लगातार वो आँसू बनाता रहता है और वो चीज़ क्या है इन छेद के थ्रू नाक में जाता है। नाक से ना नाक का हमारा पीछे भी एक छेद होता है, तो वो गले में चला जाता है फिर, ठीक है? तो हमें कुछ नहीं फ़ील होता। लगातार पानी बन रहा है हमारी आँखों में, ठीक है? लेकिन वो बाहर नहीं बह रहा और इस तरीके से बार-बार वो ड्रेन आउट हो जा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटे बच्चों में ये जो ड्रेनेज का सिस्टम है ना आँसुओं का, ये ब्लॉक रहता है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, तो कई बार छोटे बच्चों की आँखों से लगातार पानी निकलता रहता है। वही चीज़ होती है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट का ब्लॉक होना। तो हमने क्या कंजक्टिवाइटिस के ना 2 डीडी बनता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक तो स्टिकी आईज़ है और एक होता है ब्लॉग नेज़ोनेक्राइमल डक्ट, ठीक है? स्टिकी आईज़ क्या होते हैं? स्टिकी आईज़ जनरली क्या है? इसमें ना म्यूकॉइड डिस्चार्ज निकलता है पस का, लेकिन इसमें ना कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, ठीक है? और ये आप नॉर्मल सलाइन वाटर से आप इसको साफ करेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन कंजक्टिवाइटिस जो है, कंजक्टिवाइटिस अकरिंग विदिन फर्स्ट मंथ आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड विदिन द फर्स्ट मंथ आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, ठीक है? ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने के विदिन 1 मंथ अगर बच्चे को कंजक्टिवाइटिस हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। ऑप्थेल्मिया मीन्स बच्चों की बीमारी है, नियोनेटोरम मतलब सॉरी ऑप्थेल्मिया मीन्स आई की बीमारी है, नियोनेटोरम मीन्स बच्चों से रिलेटेड, ठीक है? तो ये आई की डिज़ीज़ होती है, दिस इज़ नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम और इसको ना कुकुर्णक रोग से आयुर्वेद में रिलेट करते हैं। देखती हूँ वो अगेन इम्पोर्टेंट है, शायद इधर नहीं है, कहीं और है उसका वर्णन बट करेंगे उसे भी डिस्कस, इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है? इसमें देखो कि ये जो बच्चे को होता है न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है? इसमें क्या है कि गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया शुड बी सस्पेक्टेड इफ प्रोफ्यूज पुरुलेंट डिस्चार्ज अकर फ्रॉम वन और बोथ द आईज विदिन द 48 आवर्स ऑफ बर्थ। बच्चे के पैदा होने के ही 48 आवर्स के भीतर-भीतर यानी 2 दिन के अंदर-अंदर अगर बच्चे की एक आँख से या दोनों आँख से पस निकल रहा है, ठीक है? तो हमें सस्पेक्ट कर सकते हैं कि गोनोकोकल इन्फेक्शन भी ये हो सकता है। ऑप्थेल्मिया न्यून ये ना नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस का ही दूसरा नाम है ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, ठीक है? तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम कॉज़ ड्यू टू गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस जैसे मैंने बताया कि ये क्या है? गोनोकोकल इन्फेक्शन से हो सकता है और अगर ये गोनोकोकल की वजह से बच्चे को कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो 100% कि बच्चे के जो है विज़न लॉस के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है? और किसी बैक्टीरिया से हुआ है इन्फेक्शन बच्चे को तो भी थोड़ा-सा सँभलने की चांस है, लेकिन अगर गोनोकोकल बैक्टीरिया से बच्चे का कंजक्टिवाइटिस हुआ है ना बच्चे को तो उसके विजन लॉस के चांसेस आर वेरी हाई। यूनिलेटरल कंजक्टिवाइटिस having onset after 5 days is often due to chlamydia trachomatis, ठीक है? देखो अगर बोला है बच्चा पैदा हुआ है विद इन 48 आवर्स बच्चे की आंखों से पस निकलने लग गया कंजक्टिवाइटिस हो गया तो आप सस्पेक्ट करें गोनोकोकल का इन्फेक्शन है। अगर बच्चा पैदा हुआ है 5 दिन में हुआ है उसको ये इन्फेक्शन तो आप समझेंगे कि क्लेमाइडिया की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है? और क्लेमाइडिया का इन क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस इन्फेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन देयर इज हाई चांसेस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन टू द इन्फेंट्स। कई बार जो है ये क्लमाइडिया का इन्फेक्शन ना प्रेग्नेंट महिला को हो रखा होता है
तो इस प्रेग्नेंट महिला से इसके बच्चे में जाने के चांसेस इसके बहुत हाई होते हैं। कंजक्टिवा एंड रेस्पिरेटरी पैसेज ऑफ द इन्फेंट आर द मोस्ट वनरेबल टू द इन्फेक्शन, ठीक है। एंड माइल्ड एंड मॉडरेट कंजक्टिवाइटिस जो है कई बार हल्का-फुल्का है, तो उसमें क्या हल्का थोड़ा आँख का सूजन रहेगा और कीमोसिस मतलब सूज जाना आँख है, ठीक है। बलूनिंग ऑफ द आईलिड्स इज कॉल्ड कीमोसिस। कंजेशन ऑफ द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा है कोपियस येलो एक्सुडेट्स, ठीक है, मतलब येलो कलर का पस निकलेगा खूब सारा। और पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस जो होता है, पस वाला जो कंजक्टिवाइटिस है वो क्या है, ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है। देखो ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ना आपने पहले तो ये पता लगाना है कि ये हुआ किससे। तो आप क्या करेंगे कि कंजक्टाइवल स्मेयर एंड स्वाब्स टू बी सेंट फॉर माइक्रो बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो आपने क्या करना है, बच्चे की आंख से जो भी पस निकल रहा है ना, उसको लीजिए मतलब एक कॉटन स्वाब में, और उसको ना रिपोर्ट्स मतलब के लिए चेक करने के लिए उसको आप लैब भेज दीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये एग्जैक्टली कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको पता लगाना है। इसके अलावा अगर ये पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस है, म्यूकोपुरुलेंट, ठीक है, म्यूकस भी निकल रहा है, पस भी निकल रहा है, तो आपने क्या करना है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी है आई ड्रॉप के फॉर्म में उसको, ठीक है। अगर गोनोकोकस का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा स्पेसिमेन से, मतलब आपने जो रिपोर्ट भेजा है ना, स्वाब लेके लैब में भेजा है, तो उसमें रिपोर्ट में आ जाएगा कि किसका इन्फेक्शन है। तो अगर वो गोनोकोकल का निकला, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने वहां पे उसको पेनिसिलिन देना है, पेरेंटल इंजेक्शन के रूप में बच्चे को देना है, ठीक है। और उम, 1 मिनट, हाँ, बस इतना ध्यान रखो। और अगर देखो बच्चे का क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो रखा है, तो आप इरेथ्रोमाइसिन दे दो, ठीक है? बस इतना ध्यान रखेंगे। और पुरुलेंट है बच्चे को कंजक्टिवाइटिस, अगर म्यूकोपुरुलेंट है तो आप एंटीबायोटिक दो टॉपिकल बस, ठीक है? टॉपिकल माने आई ड्रॉप। अगर म्यूकोपुरुलेंट माने म्यूकस एंड पस मिक्स, ठीक है? पुरुलेंट माने प्योरली पस निकल रहा है, तो आप उसको जो है पेनिसिलिन को आपने इंजेक्शन के स्वरूप में उसको देना है, या फिर क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप्स आप उसको दे दो बच्चे को। और हर आधे से 1 घंटे में देते रहना है, और करीबन पूरा फर्स्ट 24 जैसे ही इन्फेक्शन हुआ उसके 24 घंटे तक आपने, जैसे ही पता चला कि पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस है, तो आपने 24 घंटे क्या करना है, 24 घंटे तक हर आधे-आधे घंटे में, हर 1-1 घंटे में बच्चे की आँख में जो है क्लोरामफेनिकोल जो है आई ड्रॉप डालते रहना है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए ऑप्थेल्मिया नियोनिटोरम के या नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस के, ठीक है। अब इसके अलावा